नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्थ में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर। दोस्तों भारत की कंपनी रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ने ड्रोन डिफेंडर के नाम का एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, लेकिन ये दुश्मन के ड्रोन को जाल में पकड़ने की तकनीक का इस्तेमाल करता है और इस जाल यानी कि नेट के माध्यम से ये दुश्मन के ड्रोन को पकड़कर नीचे ले जाता है। दरअसल भारत को भी इस तरीके के एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत इसीलिए है क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक किए जाते हैं और यही वजह है कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ने ड्रोन डिफेंडर को तैयार किया है। दोस्तों ड्रोन डिफेंडर में करीबन 30 बाई 30 फीट का नेट लगा हुआ है और इस ड्रोन की रेंज है करीबन 20 किलोमीटर। दरअसल दोस्तों मौजूदा जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो काफी महंगे होते हैं। इसके अलावा ये ड्रोन को नष्ट करने की तकनीक पर आधारित होते हैं, यानी कि हार्ड किल पर। लेकिन दोस्तों ये जो ड्रोन डिफेंडर है ये सॉफ्ट किल की तकनीक पर काम करता है ताकि हमें दुश्मन के ड्रोन का सारा डेटा मिल सके। और हार्ड किल क्षमता वाले जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स होते हैं वो पूरा ड्रोन ही खत्म कर देते हैं, जिससे कि उससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। ये जो स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है वो काफी सस्ता भी है और इसमें 70% स्वदेशी उपकरण लगे हैं और इसकी जाल की कीमत मात्र 1000 रुपए है और इस ड्रोन डिफेंडर की स्पीड है 26 मीटर प्रति सेकंड। यही नहीं, इसके अलावा कहा जा रहा है कि ये जो स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है वो 5 किलो तक के जो ड्रोन होते हैं दुश्मन के, उन्हें आसानी से अपने जाल में फंसा सकता है। इसके अलावा ये कॉम्बैट ड्रोन यानी कि अटैक ड्रोन को भी अपने जाल में फंसा सकता है। ऐसे में दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि ये दुश्मन के स्वार्म ड्रोन को भी मार गिराने के लिए कारगर है। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने भारत की जमकर तारीफ की है। एलिपोव ने कहा कि अमेरिका की धमकियों के बावजूद भारत ने S-400 मिसाइल प्रणाली से कोई समझौता नहीं किया, जो ये दिखाता है कि भारत का राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। दरअसल एलिपोव का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक अहम बैठक होने वाली है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों भारतीय सेना ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा देश में ही बने क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम यानी कि QRF को शामिल किया है और इसे हिमालय में चाइना के साथ लगती सीमा पर तैनात किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने कहा कि उन्होंने भारतीय सेना को कुछ संख्या में QRFV यानी कि क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम को डिलीवर किया है, जो कि एक अनुबंध का हिस्सा थी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो व्हीकल्स हैं यानी कि वाहन है वो सभी मौसमों और सभी इलाकों में भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ावा देंगे और एक बेहतर गतिशीलता और सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। के अलावा टाटा की तरफ से ये कहा गया है कि वाहन एक 4x4 बख्तरबंद आर्मर्ड पर्सन कैरियर है, जो कि गोला बारूद, संचार, नियंत्रण और कमांड उपकरणों के साथ साथ इलाकों, ढालों और उच्च ऊंचाई पर पैदल सेना को उच्च गति पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसका V आकार का जो हल है यानी कि V शेप्ड हल है वो माइंस के खिलाफ अंडरबेली सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही इसके किनारों पर बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान करता है और ये वाहन NIJ लेवल 3 और उससे ऊपर के सुरक्षा स्तर के साथ बैलिस्टिक ढाल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये स्टैंक 4569 पैच, साथ ही ये स्टैंक 4569 स्तर यानी कि लेवल 4 तक विस्फोट से सुरक्षा भी प्रदान कर सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना अब तो हेरॉन मार्क 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल को LAC पर इस महीने के अंत में तैनात करेगी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत ने 4 सैटकॉम क्षमता के साथ हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को इजराइल से लीज पर लिया था, जिन्हें कि 2021 में लिया गया था। इनमें से 2 हेरॉन मार्क 2 को लेह में तैनात किया गया है, जबकि 2 को ईस्टर्न कमांड में तैनात किया जाएगा। इससे भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं में काफी बढ़ोतरी होगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि भारतीय सेना से आ रही है। सेना प्रमुख मनोज पांडे जी ने कहा कि रक्षा के लिए आयातित तकनीक पर निर्भरता ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जरूरत बेहद जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा को कभी आउटसोर्स किया ही नहीं जा सकता और न ही बड़े पैमाने पर विदेशों से उपकरणों की खरीद पर निर्भर हुआ जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में टेक्नोलॉजी काफी बदल चुकी है, इसलिए इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की काफी जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में सुरक्षा तकनीक कौशल पर निर्भर है। कोई भी देश अपनी नवीनतम अत्याधुनिक तकनीक को साझा नहीं करता है। ऐसे में देश की सुरक्षा दूसरे मुल्कों की उदारता के भरोसे नहीं रह सकती। महत्वपूर्ण तकनीक में आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है और ये रणनीतिक जरूरत भी बन गई है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए रक्षा उद्योग को मजबूती देने के लिए कई स्टार्टअप्स आगे आए हैं और हम सही रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि BMP-2 को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय सेना करीबन 811 BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को अपग्रेड करना चाहती है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय सेना अपडेटेड BMP-2 वाहनों का ट्रायल 3 भारतीय फर्म्स के साथ शुरू कर चुकी है, जिसमें कि टॉनबो इमेजिंग, बिग बैंड बूम सॉल्यूशन और डायमेंशन NXG प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। बता दें कि अपडेटेड BMP-2 में सी थ्रू आर्मर, एंटी ड्रोन सिस्टम
थर्मल इमेजर आधारित गनर और पैनोरामिक कमांडर साइट होनी चाहिए। साथ ही इसमें एक मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर भी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारत को BMP-2 जैसे जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, इन पर ज्यादा समय न खर्च करते हुए अन्य विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें कि अधिक रिमोट कंट्रोल सिस्टम, लेजर और एनर्जी यानी कि ऊर्जा वाले प्लेटफॉर्म्स पर विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा DRDO का डिजाइन किया गया अब है इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल। ये BMP-2 से एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। दरअसल दोस्तों BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जो है, उनका जो कवच है और जो सुरक्षा है वो काफी ढीली है। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों IIT कानपुर अब भारत के आने वाले हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस क्लास के UAV के स्केल मॉडल के लिए विंड टनल मॉडल डिजाइन और फैब्रिकेशन शुरू कर चुके हैं, जिसे कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है। आपको बता दें कि इसका डबल बूम ट्विन टेल डिजाइन होगा और ये टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट इंजन का इस्तेमाल करेगा अपने पुशर कॉन्फ़िगरेशन में। दरअसल दोस्तों ये जो विंड टनल परीक्षण किए जाएंगे, उसके नतीजों के आधार पर 2 प्रोटोटाइप का फैब्रिकेशन शुरू किया जाएगा और इनका इस्तेमाल डेवलपमेंटल ट्रायल्स के लिए किया जाएगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि वो एक और आर्म्ड वेरिएंट वाला हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस क्लास के UAV को भी तैयार करेगा, जो कि स्टेल्थ डिजाइन का होगा और ये टर्बो फैन इंजन से संचालित होगा और ये 50,000 फीट पर क्रूज कर सकेगा। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने घोषणा की है कि उन्हें 10,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए। आपको बता दें कि टाटा एडवांस एक लाइट वेट कंपोजिट आधारित बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट को डिजाइन और तैयार किया है, जो कि लेवल 3 प्रोटेक्शन स्तर की है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि अर्जेंटीना को लेकर आ रही है। दरअसल अर्जेंटीना के चीफ ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ने अर्जेंटीना के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के सामने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसके तहत 12 सुपरसोनिक फाइटर जेट्स की खरीद की जानकारी दी गई है, जो कि अर्जेंटीना की एयरफोर्स के लिए खरीदे जाएंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये विमान सुपरसोनिक मल्टीरोल फाइटर क्षमता वाले होने चाहिए, जिसमें इन फ्लाइट रिफिलिंग क्षमता भी होनी चाहिए और ये उनकी एयरफोर्स में मौजूद KC-130H हरकुलिस रिफिलर्स के साथ भी तर्कसंगत होने चाहिए। साथ ही इसमें आईएसआर रडार, टैक्टिकल डेटा लिंक क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ डिफेंस क्षमता, हथियारों की सप्लाई आदि इसमें शामिल है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इन फाइटर जेट्स में ब्रिटेन के द्वारा तैयार किए गए कोई भी कंपोनेंट्स नहीं होने चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अर्जेंटीना एयरफोर्स ने 4 कंटेंडर्स के बारे में जानकारी हासिल की है, जिसमें कि चाइना का JF-17 ब्लॉक 3, भारत का तेजस एयरक्राफ्ट, इसके अलावा सेकंड हैंड अमेरिकन F-16 फाइटर जेट्स और रशिया का MiG-35 इसमें शामिल है। हालांकि दोस्तों रशिया के RD-93 इंजन के बारे में काफी विचार किया जा रहा है अर्जेंटीना के द्वारा, क्योंकि इसका इस्तेमाल MiG-35 को पावर देने के लिए किया जाता है। दूसरी बात यह है कि रशिया पर सैंक्शन भी लगे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर रशिया का जो फाइटर जेट है वो इस टेंडर से बाहर हो जाएगा। दूसरी बात आती है अमेरिका का F-16 फाइटर जेट, वो भी सेकंड हैंड। कहा जा रहा है कि ये जो सेकंड हैंड F-16 फाइटर जेट्स हैं, उनकी आईएसआर रडार वाली जो मांग है उसे पूरा नहीं करता, जब तक कि ये जो F-16 है जो सेकंड हैंड है वो वाइपर स्टैंडर्ड में अपग्रेड ना हो जाए और ये KC-130H हार्कुलिस रिफिलर के साथ भी फिट नहीं होता। अब बात आती है यहाँ पर चाइना के JF-17 ब्लॉक 3 की, जिसे कि चाइना ने अपने STYFE इजेक्शन सीट अपना WS-13 इंजन के साथ अर्जेंटीना को पेश किया है और ये कहा जा रहा है कि चाइना का JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट अर्जेंटीना की सारी जरूरतों को पूरा भी करता है। ऐसे में दोस्तों भारत तेजस एयरक्राफ्ट के लिए काफी जद्दोजहद कर रहा है और आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें कि HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कई सीनियर अधिकारी अर्जेंटीना भी गए थे। तो दोस्तों ये होता है कि अगर आप अपने देश में किसी चीज को पूरी तरीके से निर्मित करते हैं तो उसका ये फायदा होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे में तेजस फाइटर जेट का हाल भी वही मलेशिया वाला हो जाएगा, जिस तरीके से उन्होंने FA-50 को चुन लिया है। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि अर्जेंटीना किस फाइटर जेट को चुनता है। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना के TEDBF फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय नौसेना भविष्य में आपको मालूम है कि अपने स्वदेशी TEDBF को शामिल करेगी। ऐसे में काफी तेजी से इस पर काम हो रहा है और ये जो TEDBF है ये भारतीय नौसेना की मल्टी रोल कैरियर बॉन्ड फाइटर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में ADA ने TEDBF का जो प्रीलिमिनरी डिजाइन फेज है उसे शुरू कर दिया है, जो कि 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा और डिजाइन प्रक्रिया के आपको मालूम है कि 3 भाग होते हैं। पहले भाग में TEDBF के एरोडायनेमिक डिजाइन को आकार देना, उसे परिष्कृत करना और उसे बढ़ाना शामिल होता है, जिसमें कि CFD एनालिसिस किया जाता है और इसके बाद एरोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन को एडजस्ट किया जाता है और इसके बाद TEDBF विमानों के लिए हाई स्पीड और लो स्पीड परीक्षणों के लिए एक विंड टनल परीक्षण मॉडल भी विकसित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 2 से 3 सालों के अंदर TEDBF प्रोजेक्ट अपने क्रियान्वयन चरण में पहुंच जाएगा और इस तरीके से भारत का ये स्वदेशी विमान 2026 तक तैयार कर लिया जाएगा। दरअसल TEDBF को एक 2 इंजन वाला डेल्टा विंग फाइटर कैनाट के साथ विकसित किया जा रहा है और एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट होगा जो अपनी
एयर सिक्योरिटी, थ्रेट डिफेंस, नेवल ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता के साथ आएगा और यही विमान MiG-29K की जगह लेगा और INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से भी इसे संचालित किया जाएगा। ये नहीं, इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि TEDBF में एक फेस्ड एरे रडार लगाया जाएगा। विमान में 13 बाहरी हार्ड पॉइंट्स होंगे जिसमें कि 2 छोटी एयर टू एयर मिसाइलों को इसके विंग टिप्स पर लगाया जाएगा और इसी के आधार पर यानी कि TEDBF के आधार पर भारतीय वायुसेना के लिए ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि ऑर्का को भी डिजाइन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ। आपको बता दें कि जर्मनी के चांसलर ने पिछले दिनों इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने ऐलान किया कि इजराइल जर्मनी के लिए नए रक्षा बल के निर्माण का अहम हिस्सा होने वाला है, खासतौर पर एयर डिफेंस के क्षेत्र में। अब ऐसा में यह कहा जा रहा है कि इजराइल का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 को जर्मनी के सामने पेश किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब इजराइल अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को किसी दूसरे देश को निर्यात करेगा। ऐसे में यह सवाल उठता है कि एरो 3 रूस के S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से कितना अलग है। दरअसल दोस्तों, एरो 3 को इजरायली एयरस्पेस इंडस्ट्री ने अमेरिका से मिली आर्थिक मदद के बाद तैयार किया और अमेरिका ने इसे तैयार करने के लिए जो पैसा दिया है उसके आधार पर शर्त भी लगाई कितनी संख्या में इसे किसी देश को दिया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, एरो 3 और रूस के S-400 में सबसे बड़ा फर्क यही है कि एरो 3 को किसी भी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी में मौजूद ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम S-400 के अलावा S-500 मीट से पूरी तरह अलग है। इसकी मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 100 किलोमीटर तक है और ये गाइडेंस सिस्टम पर ऑपरेट होती है, जबकि S-400 के बारे में अगर बात की जाए तो ये 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। दरअसल एरो 3 को इजराइल का सबसे आधुनिक लंबी दूरी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा गया है। इसका रडार इसे S-400 से काफी अलग कर देता है। आपको बता दें कि एरो सिस्टम में रडार किसी भी टारगेट का पता लगाकर डेटा फायर मैनेजमेंट सिस्टम को भेजता है। इसके बाद डेटा को एनालिसिस किया जाता है, फिर इंटरसेप्शन का काम होता है। प्लान पूरा होते ही इसके इंटरसेप्टर टारगेट को निशाना बनाते हैं और उसके बाद मिशन पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा S-400 दोस्तों बाप है, उसके आगे ना तो अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम की कोई चल सकती है और ना ही इजराइल के एरो 3 की। इसलिए भारत ने S-400 को सोच समझकर चुना है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।